हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए बच्चे, आज की क्लास में हम जो चैप्टर करेंगे दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। देखिए, सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? जैसे अगर आप देखें, आपका घर जो है वो ब्रिक्स से बना है, ईंटों से बना है, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स जो हैं वो आपके घर की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि उनके जुड़ने से, उनके एक साथ साथ रखने से आपके घर के कमरे बने, छत बनी है, तो आपका एक पूरा घर तैयार हुआ है। ठीक ऐसे जो सेल होता है, सेल एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यानी कि सेल ही ऐसी चीज़ होती है जिसके जुड़ने से, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ जुड़ने से एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। तो इस चैप्टर में आपने सेल के बारे में पढ़ना है। हालांकि आपको जो एनसीईआरटी की बात करती है, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती है एक टर्म के बारे में। वो टर्म है थर्मोफाइल। मैं आपको बताता हूँ थर्मोफाइल का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे थर्मोफाइल लिखा है, आप जब घर पे जब एनसीईआरटी पढ़ें या आप जब यहाँ पे बैठ के मुझसे पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी को साथ साथ अंडरलाइन जरूर करते रहें। बाकी जब अभी साथ साथ नहीं कर सकते हैं तो आप घर जाके जब मेरा वीडियो लेक्चर देखें तो आप साथ साथ वीडियो लेक्चर के साथ साथ देख देख के रिवाइज भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो, घर जाके वीडियो लेक्चर देख के अंडरलाइन भी कर लो और लर्निंग भी कर लो, आप दोनों काम हो जाएंगे। आ जाओ, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है थर्मोफाइल की। मेरे बच्चों, जो थर्मोफाइल है ये दो शब्दों से बना है। इसमें दो शब्द है, एक है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट। एनीथिंग रिलेटेड टू हीट इज थर्मो। जैसे घर में आपका थर्मोमीटर होगा जो हीट को मेजर करता है, तो थर्मो मीन्स हीट। फाइल, फाइल का मतलब होता है लवर। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हीट से प्यार करते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हीट से ना मरे, उनको क्या कहेंगे? थर्मोफाइल। या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पर जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आप ऐसे हॉट स्प्रिंग्स देखें, हॉट स्प्रिंग्स मतलब जहाँ पे पानी बहुत गर्म होता है, पानी का टेम्परेचर 60, 70, 80 डिग्री तक चला जाता है, तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जी रहे होते हैं। यानी कि इतनी हीट से भी उन ऑर्गेनिज्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि वो हीट लविंग बैक्टीरियास है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम क्या देते हैं? थर्मोफाइल्स। यानी कि एनसीईआरटी में जो सबसे पहली डेफिनेशन की शुरुआत होती है वो होती है थर्मोफाइल्स। आज थर्मोफाइल्स क्या कहती है? द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन हॉट springs are mostly heat loving bacteria called thermophiles which are usually unicellular। तो अब यहाँ पर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि जो थर्मोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, बोथ या नन? तो आपने क्या लिखना है? वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ज़्यादातर ये खूबी यूनिसेल्युलर के पास होती है कि बहुत हीट को सहन कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, तो आपने क्या कहना है? दे आर थर्मोफाइल्स। तो व्हाट इज द नेचर? द नेचर इज दे आर यूनिसेल्युलर। अब यहाँ पर एनसीईआरटी एक बात और कहती है कि द साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पैलियो साइंसेस। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियो साइंसेस? जो पैलियो है ना, पैलियो साइंस का मतलब तो आप समझते हो, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। जो पैलियो है ना, पैलियो मीन्स ओल्ड या हिस्ट्री कह सकते हैं आप। तो जब हम अर्थ की ओल्ड यानी कि ओल्ड पुराने समय की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं या क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उस साइंस को हम क्या कहते हैं? पैलियो साइंस। और उन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? पैलियो साइंटिस्ट। जो अर्थ की ओल्ड या एंशियंट क्लाइमेटिक कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी करते हैं, उनको पैलियो साइंटिस्ट कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब कह रहे कि इसने क्या देखा? इसने देखा कि वहाँ पर जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बच कैसे जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल जो लिविंग से आए हैं। कोई भी चीज़ जो लिविंग से आएगी आप उसको क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल जो किन से आए हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हैं। तो कह रहे इतने हाई टेम्परेचर पर वो बच कैसे जाते हैं? तो ये जो थे बीरबल साहनी, इन्होंने क्या देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आसपास, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आसपास एक कवरिंग आ जाती है, कवरिंग। और ये कवरिंग होती है
कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम, आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट किसकी कवरिंग होती है? एग की भी होती है। जो एग होता है ना, उसके आसपास जो वाइट आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है मेरे बच्चों? वो भी तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? ताकि अंदर जो एक जीव है, अंदर जो एक सेल है, वो बच सके। नहीं तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो थर्मोफाइल्स हैं, जो हाई टेम्परेचर पे बचते हैं, उनके आसपास किसकी कवरिंग आ जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ताजमहल भी तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। आपके घर में फ्लोर होंगे मार्बल के, वो भी तो कैल्शियम कार्बोनेट है। आपके घर में रोटी को बेलने के लिए जो नीचे जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो क्या करें, किसकी कवरिंग आ जाती है इनके ऊपर? कैल्शियम कार्बोनेट की। जो ये लेयर, ये किसका काम करती है? प्रोटेक्ट्स दीज ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि थर्मोफाइल को कौन सी चीज बचा के रखती है, तो आपने कहना है लेयर ऑफ, किसकी लेयर बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। एनसीईआरटी ने और ज़्यादा इसकी बात नहीं करी। फिर एनसीईआरटी जिक्र करती है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चों, ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर। नाम से क्लियर है ना? यूनि मतलब एक, मतलब जिनमें एक ही सेल होगा वो यूनिसेल्युलर हो गए। जैसे एमीबा है, यीस्ट है, पैरामीशियम है। और मल्टी सेल्युलर क्या हो गए? जैसे फिश है, जैसे स्पैरो है, जैसे ह्यूमन्स हैं, जैसे डॉग है, जैसे लायन है। दे आर मल्टी सेल्युलर। कितने सेल से बनते हैं? हालांकि मल्टी सेल्युलर भी दो तरह के होते हैं। एक मल्टी सेल्युलर होते हैं जो सिंपल मल्टी सेल्युलर होते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर होते हैं। आगे चल के हम इसकी बात भी करेंगे। पर एनसीईआरटी ने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर कि all living organisms are made up of cell. The cell represent basic level at which life exists. और अगर ये सिंगल है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर। एग्जाम्पल क्या हैं? बैक्टीरिया और यीस्ट और पैरामीशियम। और जो दूसरे हैं जैसे प्लांट्स हैं, फिश है, बर्ड है, ह्यूमन्स है, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, इनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर। अगर सारे सेल एक जैसे हैं तो उसको कहते हैं सिंपल मल्टी सेल्युलर। पर सारे सेल अलग अलग तरह के हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर। अब गेस करो, हमारी बॉडी मल्टी सेल्युलर है, हमारी बॉडी सिंपल मल्टी सेल्युलर होगी या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर होगी? हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में आइज के सेल अलग तरह के हैं, लीवर के सेल अलग तरह के हैं, हार्ट के सेल अलग तरह के हैं, स्किन के सेल अलग तरह के हैं, चीक सेल जो मैंने लास्ट क्लास में बात करा था अलग तरह के हैं। तो हमारी बॉडी सिंपल मल्टी सेल्युलर नहीं है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर है। इस चैप्टर में और आगे भी बात करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बच्चों, जरा ध्यान से समझना। एनसीईआरटी ने आपके लिए एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ रखी है। आपको वो चीज़ देखनी है और बस एक बार छोटी सी चीज़ याद रखनी है। मैं बता दूंगा देखना क्या और याद क्या करना है। देखो, एनसीईआरटी आपको साइज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि साइज़ क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ कितनी दिखती है तो कितने साइज़ की होगी, कौन सी चीज़ कितनी दिखती है कितने साइज़ की होगी, वो एनसीईआरटी बताने की कोशिश करता है। बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर आप जैसे 1 किलोमीटर है, जैसे आपने कहा यहाँ से मेरा स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है भाई। उससे छोटा डिस्टेंस 100 मीटर हो गया, उससे छोटा डिस्टेंस 10 मीटर। जैसे एक पेड़ देखोगे आप, एक पेड़ लगभग कितने डिस्टेंस का होता है? 10 मीटर का। ठीक है जी। अगर इंसान की हाइट देखेंगे तो लगभग कितनी होती है? 1 मीटर की। तो अगर आप नॉर्मल इंसान देख रहे हैं, लगभग ऑन एन एवरेज कितना मीटर मान लेते हैं हम उसको? 1 मीटर। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सर खड़े हैं तो सर की हाइट आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 1 मीटर। ज़्यादा कम हो सकती है, छोड़ दो उस बात को। पर एक इंसान की एवरेज हाइट कितनी मान ली? 1 मीटर। तो मीटर बता रहे मीटर कितना दिखता है। फिर आगे वो क्या कह रहा है? एक एग कितना हो गया? पॉइंट। तो आप एक एग जो खाते हैं इतना सा हिस्सा होता है। नाउ व्हाट इज दिस अप्रोक्सीमेटली? दिस इज 0.1 मीटर। तो आपको आइडिया दे रहा है कि भैया कौन सी चीज़ कितने डिस्टेंस की कैसे दिखती है। याद नहीं करना, आपके अवेयरनेस के लिए दे रहा है वो। आगे देखो, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इतना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आपके पास स्केल होता है ना, जैसे एक स्केल होता है,
उसमें 12 सेंटीमीटर होता है, छोटा स्केल कितने सेंटीमीटर का होता है, 6 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, 5-6 तो इंचेस के भी होती हैं। आइए फिर उसके बाद क्या आ गया, 1 मिलीमीटर फिश का एग। अमीबा, आप अमीबे का साइज़ देखिए, अमीबा का साइज़ क्या लिख रहा है 100। ये म्यू जो होता है इसको क्या कहते हैं, माइक्रो, क्या कहते हैं, माइक्रो। ध्यान से देखोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर कहीं पर ये देखो आप, कहीं पर ये देखा हो, ये सिंबल देखो, ये ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, माइक्रो। और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6। क्या होती है, 10 की पावर -6। अब बताओ आपको क्या कह रहा है, अमीबा कितना है, 100 माइक्रोमीटर, याद नहीं करना। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद ये रखना है कि एक जो सेल होता है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के साइज का होता है। यानी कि एक नॉर्मल सेल, चाहे एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, वो किस रेंज का होता है, 10 माइक्रोमीटर से 100। यस, ये वैल्यू आपको याद करनी है, याद कर लोगे बच्चों। आ जाओ, क्या लिख रहा है, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल किस रेंज के हैं, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। और उससे छोटा न्यूक्लियस है, उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे छोटा वायरस है, उससे छोटा और बैक्टीरिया है। और 10 नैनोमीटर का क्या है, देखो जरा, राइबोसोम। कोई याद नहीं करना आपने, एक्चुअली ये सेल के अंदर होते हैं। आप एक बात तो, जो सेल के अंदर होगा, सेल से बड़ा होगा, सेल से छोटा होगा। आप इस कमरे के अंदर हो ना, आप कमरे से बड़े हो, कमरे से छोटे हो, कमरे से छोटे ही हो ना, तो जो सेल के अंदर होगा वो सेल से बड़ा होगा, सेल से छोटा होगा। तो सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। तो इनका साइज सेल से बड़ा होगा, सेल से छोटा होगा, सेल से छोटा होगा। आप आना जरा, सेल कितनी साइज का है, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। तो इससे छोटे क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरस, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड्स। समझ आ रही बात। अब आगे चल के मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब इधर देखो, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, हेल्प करेंगे प्रोटीन बनाने में। तो आप बताओ, प्रोटीन राइबोसोम से बड़े होंगे, छोटे होंगे, छोटे ही होंगे। तो आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा है, मेरी बात समझे। अब राइबोसोम किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो सेल से छोटे होंगे कौन, राइबोसोम। राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट और प्रोटीन बनाते हैं। तो फैट और प्रोटीन का साइज राइबोसोम से बड़ा होगा, छोटा होगा, भाई छोटा ही होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। और अब आपको ये कुछ याद नहीं करना, ये तो याद करना ही है। अगर अब याद करना है मेरे बच्चों, याद करेंगे एक एटम किस साइज का होता है, एटम किस साइज का होता है बच्चों, ये याद करना है आपने। एटम का साइज बोलो भाई कितना है, 0.1 नैनोमीटर। अब बच्चा कहता है सर 0.1 नैनोमीटर क्या होता है, नैनो होता है 10⁻⁻⁹। नैनो क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻⁻। माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻। अच्छा, एक मिलीमीटर भी होता है, मिलीमीटर। आप मिली जानते हैं क्या होता है, 10⁻⁻। तो 3 चीज़ें याद कर लो बच्चों। पहली चीज़ मैंने क्या याद कराई, पहली चीज़ क्या याद कराई, मिलीमीटर। मिलीमीटर आज के बाद क्या बोलोगे, 10 की पावर माइनस। दूसरी चीज़ माइक्रोमीटर, माइक्रो क्या बोलोगे, 10⁻⁻। तीसरी चीज़ नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या बोलोगे, 10⁻⁹ याद कर लोगे मेरे बच्चों, बोलो। अच्छा, इनमें सबसे छोटी चीज़ कौन सी है, नैनोमीटर सबसे छोटा है। इससे छोटा कौन है, माइक्रोमीटर। सॉरी, इससे बड़ा कौन है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से बड़ा कौन है, मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा कौन है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा कौन है, मीटर। मीटर से बड़ा कौन है, किलोमीटर। समझ आ गया मेरे बच्चों को। तो आपको ये टेबल क्या बताने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ा किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, उससे छोटा माइक्रोमीटर, उससे छोटा नैनोमीटर, और नैनोमीटर से भी छोटा पिकोमीटर होता है। ठीक है, वो याद नहीं करना आपने। आगे चलें। हाँ, अब बताओ इस टेबल में से क्या याद करना है, जल्दी बोलो। सिर्फ एक ये वैल्यू और कौन सी वैल्यू कि एक सेल अप्रोक्सीमेटली किस रेंज का होता है। तो क्या बोलोगे, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। देखो यहाँ पर ना एनसीईआरटी वाली ने थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करी है एक शब्द को कह के। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर।
देखिए एनसीईआरटी वाला ना एक बात कह रहा है, वो बात समझाऊंगा फिर मैं मार्क कराऊंगा। जरा इधर देखें मेरे बच्चों प्लीज। जैसे आपकी आंखें ये 2 पॉइंट का गैप देख सकती हैं, आपकी आंख बता देगी इन 2 पॉइंट में क्या है, आपकी आंख बता देगी इन 2 पॉइंट में गैप है, ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को पास ले आऊं, आपकी आंख अभी भी बता देगी इन दोनों पॉइंट में गैप है, बता देगी आपकी आंख के दोनों पॉइंट में गैप है। अच्छा, अब आप इन दोनों पॉइंट को और पास ले आओ, आपकी आंखें अभी भी बता देंगी दोनों पॉइंट में गैप है। आप इन दोनों पॉइंट को और पास ले आओ, अभी भी बता देंगी, और पास ले आओ, अभी भी बता देंगी गैप है, और पास ले आओगे ना तो हो सकता है आपको लगे दूर से ये क्या है, टच हो रहे हैं, हो सकता है इन दोनों में बीच में क्या हो, गैप हो। आपकी आंख एक लिमिट तक 2 पॉइंट में गैप को आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर उस डिस्टेंस से कम गैप हो जाए तो आपकी आंख को पता नहीं चलेगा कि गैप है या नहीं है, आपकी आंखों को पता नहीं चलेगा गैप है या नहीं, क्योंकि हमारी इंसान जो आंख होती है, हमारी आंख का जो नॉर्मल नियर विजन होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मल देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके जो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी। हम अगर नॉर्मल स्टाइल से किसी को देखें बिना किसी लेंस के या बिना किसी माइक्रोस्कोप के, तो हमारी आंख मैक्सिमम लिमिट तक जो देख सकती है 2 पॉइंट के डिफरेंस को, पता वो कितना देख सकती है, 0.1 मिलीमीटर तक आपकी आंखें देख सकती हैं। मतलब अगर तो गैप इससे बड़ा है, अच्छा मिली कितना होता है जल्दी बताना, अभी मैं बता रहा था मिली कितना होता है, 10⁻³ इतना मिलीमीटर होता है। यानी कि इससे बड़ा कोई गैप है तो आपकी आंख बता देगी डिफरेंस है, इससे और बड़ा गैप है आपकी आंख बता देगी 2 पॉइंट में डिफरेंस है। अगर इससे कम डिफरेंस हुआ तो आपकी आंखों को पता क्या लगेगा, ये 2 पॉइंट एक ही पॉइंट है, ये टच कर रहे हैं। पर अगर हम उसको जूम करें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो हमें लगता है कि उसमें क्या है, गैप है, पर हमारी आंख उस गैप को पता नहीं लगा पाती। तो अगर आपसे कोई पूछे हमारी आंख कितना मैक्सिमम लिमिट तक 2 पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सकती है, तो आंसर क्या है, 0.1 मिलीमीटर। इसको कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं, देखिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 मिलीमीटर। अब इसका मतलब देखो, लिमिट तो समझ गए कि भैया ये लिमिट कितनी है, जैसे आपकी पढ़ने की लिमिट होगी, आपकी खेलने की लिमिट होगी, तो ऐसी लिमिट ऑफ व्हाट, रेजोल्यूशन, रिजोल्व करना मतलब बांटना, मतलब 2 पॉइंट को कितनी लिमिट तक बांट सकती है आपकी आंख। अगर 0.1 मिलीमीटर से बड़ा है तो 2 पॉइंट को तो रिजोल्व अलग अलग कर देगी, अगर 0.1 मिलीमीटर से कम है तो 2 पॉइंट इतने पास आ जाएंगे, एक्चुअली टच नहीं कर रहे होंगे, आपकी आंख को क्या लगेगा, टच कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। अब बताओ 0.1 मिलीमीटर से कम कोई गैप होगा, आपकी आंखों को गैप दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब एक बात बताओ, सेल तो इससे भी छोटे हैं, अब समझो मेरी बात को, सेल इससे छोटे हैं इससे बड़े हैं, बोलो, सेल तो इससे छोटे हैं, तो सेल अगर इससे छोटे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा सेल के बीच में गैप है नहीं है, चिपके हुए नहीं चिपके हुए, क्योंकि हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से छोटे डिस्टेंस पे सेल होते हैं। तो आपको सेल को देखने के लिए फिर क्या चाहिए होगा, नॉर्मल आई है माइक्रोस्कोप, यस वी नीड अ माइक्रोस्कोप, वो हमें हेल्प करेगा सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, जो जूम कर देगा। जैसे कैमरे में भी जूम होता है 10x 20x 30x, वो जूम कर देगा, वो क्या बढ़ा देगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ा देगा, तो आपकी आंखें छोटे गैप को भी देखने में सफल हो पाएंगी। लॉजिक समझ में आ गया मेरे बच्चों को, आ जाओ। हाँ, जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह होते हैं बच्चों, उसमें एक लेंस इस्तेमाल करते हैं, उस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं बच्चों, कन्वेक्स लेंस। तो आपने देखा कि अभी स्कूल में माइक्रोस्कोप होता है, आंख रख के ऐसे देखते हैं, या कभी साइंस म्यूजियम जाओ वहाँ माइक्रोस्कोप दिखाते हैं, तो अंदर एक लेंस होता है, उस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। कभी देखा है किसी को हाथ की रेखाएं पढ़ने के लिए एक लेंस लगा के बैठे होते हैं, वो हाथ उनको इतना बड़ा दिखता है, तो कोई जूम जो कर दे उस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वेक्स, और जूम करके बड़ा कर दे
तो इसलिए उसको मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कन्वेक्स लेंस कह लो या मैग्नीफाइंग लेंस कह लो, बोथ आर सेम। तो अगर आपसे पूछें माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस डलता है तो आप क्या बोलोगे? कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? मैग्नीफाइंग लेंस होता है। तो आपके एनसीईआरटी में ये बात लिखी है कि उसमें कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस, और उसको क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस, जो इमेज को क्या कर देता है? मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देता है। ये आपकी अवेयरनेस के लिए, आपसे कोई स्कूल में पूछेगा नहीं ये बातें। तो अभी तक मैंने क्या बताया? सेल, सेल का डिवीजन, सेल का साइज, कौन बड़ा कौन छोटा, और ह्यूमन सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल किस रेंज के होते हैं? 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। इतना डिस्टेंस हमारी आंख देख ही नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि हमारी आंख की लिमिट कितने साइज को देखने की है। और माइक्रोमीटर मतलब माइक्रो तो और छोटा होता है, तो सेल तो और छोटे हो गए, तुम्हारी आंख उनके डिस्टेंस को देख पाएंगी? पता नहीं चलेगा सेल है नहीं, आपकी आंख नहीं पता लगा पाएगी। तो उसको देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में लेंस कौन सा होना चाहिए? कन्वेक्स लेंस, जो मैग्नीफिकेशन कर दे। मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा कर देता है। जैसे आपके मार्क्स साइड 10, नेक्स्ट टाइम मार्क्स साइड 20, तो आपके मार्क्स मैग्नीफाई हो गए, डबल हो गए। 10 से 40 हो गए, मैग्नीफाई हो गए, 4 गुना हो गए। 10 से 80 हो गए, मैग्नीफाई हो गए, 8 गुना हो गए। ऐसे लेंस इमेज को 8 गुना कर दे तो 8x कहते हैं, 80 गुना कर दे 80x कहते हैं, 200 गुना कर दे 200x कहते हैं। लिखा होता है ना कैमरे पे 20x 10x जूम, लिखा होता है ना, उसका मतलब समझ में आ गया? वो इतने गुना बड़ा कर रहा है। अगर 100x लिखा तो इसका मतलब 100 टाइम्स बड़ा करने की कोशिश कर रहा है जूम करने के बाद। चलिए, ये आपको ज़्यादा इसमें नहीं करना है। अब आती है बात जो आपके स्कूल में पूछा जाएगा, ध्यान से समझना जी। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने सेल को देखा दैट वाज रॉबर्ट हुक। याद करेंगे जी सारे बच्चे, रॉबर्ट हुक। हु ऑब्जर्व सेल फर्स्ट टाइम? द आंसर इज रॉबर्ट हुक, रटो। कैसे देखा? यूजिंग सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। आगे चलें, उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट हैं, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। उसने एक हिस्से को नाम क्या दिया? सेल। तो आपको क्या क्वेश्चन आएगा? रॉबर्ट हुक, सॉरी, किसने सेल को देखा, कैसे देखा और क्या देखा? क्या लिखेंगे? किसने देखा, किससे देखा? सेल्फ डिजाइन। देख रहे हो 200-300 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? उसने एक इमेज को कितने गुना बड़ा कर दिया होगा? 200 से 300 गुना, इतना बड़ा कि हमारी आंख देख ले उसको। आ जाओ, क्या देखा? वॉट ही ऑब्जर्व्ड, मार्क करेंगे। ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम देम सेल्स। मार्क कर लिया, आगे चलें, बढ़े आगे बच्चों। चलो देखिए जी, अब एक छोटी सी एक्टिविटी, मैं आपको उस एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, पहले समझाता हूं फिर मार्क कराऊंगा। देखो, आपको एक्टिविटी से क्या सीखना है? आपको ये सीखना है द साइज ऑफ सेल कितना। क्योंकि अब हम सेल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस बात पे ध्यान देना है कि उस सेल का साइज क्या है। और साइज कैसे देखना है, किसकी मदद से देखोगे मेरे बच्चों? आप माइक्रोस्कोप। अब ध्यान से समझना बच्चों, माइक्रोस्कोप में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ वो कंपोनेंट्स को, ध्यान से देखो। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, टेंशन मत लेना। माइक्रोस्कोप में जहाँ पे आप आंख रखते हैं उसको आई पीस कहते हैं, ठीक है जी। जिससे आप पकड़ते हैं उसको हैंडल कहते हैं, जिस पे वो टिका होता है उसको बेस कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर एक स्टेज होती है जिसके ऊपर आप स्लाइड रखते हैं। एक स्लाइड होती है, यहाँ रखते हैं, उसको ऊपर से देखते हैं। इसके नीचे क्या पड़ा होता है? मिरर होता है, बॉडी ट्यूब, ये सब आई पीस। ये सब आपने इतना डायग्राम के चक्कर में नहीं रहना। अब ये करता क्या है? जब आप अपनी आंख यहाँ रखोगे ना मेरे बच्चों, जब आप अपनी आंख यहाँ रखोगे तो आंख रखने के बाद आपको एक हिस्सा दिखाई देगा नीचे, आपको एक बाउंड्री दिखाई देगी। ऐसे जैसे एक बात बताओ, अगर आपने एक पाइप लिए, एक पाइप के एक हिस्से पे आंख रखें तो आंख रखने के बाद उस पाइप के दूसरे किनारे का हिस्सा, कोई एरिया होता है आपको दिख रहा होता है? नहीं दिख रहा होता। जैसे आप हाथ को यूँ रख दें, अगर मैंने हाथ को यूँ रख दिया और मैंने यूँ करके देखा तो मेरे हाथ का जो ये
एरिया है, एक डिस्टेंस है, मैं इतने डिस्टेंस पे आपको देख पा रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे एक सर्कल दिखेगा, एक एरिया दिखेगा, आपको एक एरिया का एक डायमीटर दिखेगा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया देख पा रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने ये पता लगाना है कि ये कितने साइज़ का डायमीटर है। तो हम क्या रखते हैं, हम एक स्केल लेके आते हैं, स्केल नीचे रखते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास स्केल है, स्केल दिखाना जरा, वो बच्चे का स्केल है, ये बच्चे पकड़ाइए। अब जैसे स्केल है, अब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्केल लगाते हैं ऐसे, मैं ऊपर से ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझको ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, इतना सा दिख रहा है, तो मैं उसने इससे नीचे क्या रख दूंगा, स्केल। अब वो स्केल से मुझको क्या पता चल जाएगा कि मैं ये पता लगा लूँगा मुझको इतने से इतने साइज़ का एरिया दिख रहा है। तो स्केल मुझको क्या बताएगा, मुझको कितना डिस्टेंस दिख रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। मान लो मैंने स्केल से पता लगाया, मुझे ये जो डायमीटर दिख रहा है ये 5 mm का साइज़ मुझको दिख रहा है। स्केल कितनी रीडिंग बता रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक देखा, उस पर रीडिंग थी mm की, तो मुझको 5 लाइनें दिखी, मैंने कहा 5 mm दिख रहा है मुझको। तो आपका एरिया ऑफ डायमीटर ऑफ फील्ड कितना है जो आपको दिख रहा है, 5 mm आपको दिख रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या देखने हैं, सेल कितने हैं, क्या देखने हैं, सेल। तो जब आपने कोई भी अनियन पील रखी, आपको अनियन पील के ऊपर से क्या दिखाई देंगे, सेल दिखाई देंगे। मान लो एक पल के लिए मान लो, अच्छा हाँ भैया सुन लो जरा ध्यान से, 5 mm, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, mm बड़ा होता है या माइक्रो बड़ा होता है, mm बड़ा होता है, दोबारा से, किलोमीटर बड़ा, उससे छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा, मैं लिख देता हूँ, किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटा माइक्रोमीटर, से छोटा नैनोमीटर। समझ में आ गई। अब तो सेंटीमीटर बड़ा है मिलीमीटर। अच्छा आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट्स, 3 इडियट्स में एक वो होता है लड़का, वो जो कपड़े वपड़े का काम कर रहा होता है, कॉलेज के लड़कों की हेल्प कर रहा होता है। तो जब वो कॉलेज में होता है, छोटा सा होता है, तो उसका नाम क्या होता है, मिलीमीटर। क्या नाम होता है उसका, मिलीमीटर। फिर जब मूवी आगे बढ़ती है, वो लद्दाख में मिलता है, वो बड़ा हो चुका होता है, अब उनको क्या कहता है, मिलीमीटर अब क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। कहता नहीं कहता उनको। तो इसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है वो, मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है। तो अच्छा बताओ, अगर उसी कॉलेज के लड़के का बचपन दिखाते छोटा सा, उसका फिर नाम क्या होना चाहिए था, माइक्रोमीटर। तो हाँ जब पैदा हुआ होगा फिर उसको नैनोमीटर कह दो। तो नैनोमीटर छोटा, फिर कौन सा, माइक्रो, माइक्रोमीटर मतलब, और बड़ा कौन, वो मूवी में मिलीमीटर नाम होता है, छोटा सा हाइट होती है। अरे गलत है, इतनी छोटी हाइट को मिलीमीटर थोड़ा कहते हैं, पर वो तो मजाक के रूप में उसका नाम रख दे मिलीमीटर। मेरी बात समझो आप। तो मिलीमीटर जब बड़ा होता है वो क्या कहते हैं, मैं क्या हो गया, कहता है मैं सेंटीमीटर हो गया, यानी कि हाइट बड़ी होती है ना उसकी। लॉजिक समझ में आया। तो आ जाओ, अब आपको बताओ एरिया, लेंथ, डिस्टेंस कितना दिख रहा है इसके अंदर, 5 mm, 5 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर बड़ा है, माइक्रोमीटर बड़ा है, मिलीमीटर बड़ा है। अच्छा बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करके जाते हैं, ये तो पता है। किलोमीटर से मीटर में आते हो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ना, किलोग्राम से ग्राम में आते हो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ना। अब आपको मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या बन जाएगा, माइक्रोमीटर। तो ये जो लेंथ दिख रही है, यहाँ ये 5 मिलीमीटर है, यहाँ ये 5000 माइक्रोमीटर है। मेरे बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को। अब मान लो मैंने इसके अंदर सेल देखे, सेल तो मैं बाद में देखूंगा, मैं आपसे सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो आप लोग एक, ये लेंथ है आपके पास, एक डेस्क मान लो, ये डेस्क मान लो, ठीक है। मान लो ये 100 मीटर का डेस्क है, 100 सेंटीमीटर का डेस्क मान लो। मान लो इस डेस्क पे ये 5 बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, 5 बॉल पड़ी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस एक बॉल की डायमीटर कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 20 20 20 20 20। तो बताओ इसका लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा मान लो इस 100 सेंटीमीटर पे एक पल के लिए मान लो ऐसी 2 बॉल पड़ी होती, तो बताओ ये कितने की होती, 50 सेंटीमीटर की, ये कितने की होती, ऐसे करते। अच्छा 5 पड़ी हुई है तो कितने की होगी, 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया,
अच्छा, अगर इस 100 में 10 बॉल होती, 10 बॉल, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो एक का साइज कितना हो जाता? इतना हो जाता। अब एक बात बताओ, इसको देख रहे हो आप, अब आप इसको देख रहे हो, आपको कितना डिस्टेंस दिख रहा है ऊपर से? बोलो बोलो बोलो। 5000 माइक्रोमीटर दिख रहा है। इसके अंदर मान लो आपने सेल देखे और सेल की काउंटिंग करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आपने 25 सेल गिन लिए। मैडम ने कहा चलो जा सेल गिन क्या, आपने कहा मैडम 25 सेल हैं। तो आप बताओ टोटल लेंथ कितनी थी? 5000, और सेल कितने थे एक के अंदर? तो फिर एक का साइज कितना हो गया? 200। तो यानी कि एक सेल कितना माइक्रोमीटर का हो गया? 200 माइक्रोमीटर। दूसरा सेल कितने का हो गया? 200। तीसरा सेल कितने का हो गया? 200। और ऐसे 25 सेल मिला के कितनी जगह घेर रहे हैं? 5000 माइक्रोमीटर। तो व्हाट इज द साइज ऑफ वन सेल? तो अगर आपको कहते हैं, आपको एरिया दिखा 5000 माइक्रोमीटर और उसमें सेल दिखे 25, व्हाट इज द साइज ऑफ वन सेल? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ये देखो बच्चों, अच्छा देखो यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन भी सिखा रहा है एनसीईआरटी वाला। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। क्या लिख रहा है वो? 1 मिलीमीटर में क्या लिख रहा है? 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 1000। तभी तो मैंने क्या किया, मैंने 5 मिलीमीटर को क्या कर दिया? 5000 माइक्रोमीटर। तो आपने क्या साइज पता लगाना था? साइज ऑफ अनियन पील सेल, मतलब एक सेल का क्या पता लगाना था आपने? साइज। तो आपने क्या किया? आपने डायमीटर, किसका डायमीटर? विजिबल फील्ड। कौन सी विजिबल फील्ड? जो आपको दिखाई दे रही थी। मान लो ये आपको फील्ड दिखाई दे रही थी, इसका डायमीटर कितना था? 5000। डिवाइड कर दिया किससे? कितने सेल आपको दिखाई दिए। तो मान लो साइज था 5000 माइक्रोमीटर और आपको सेल कितने गिने? 25। तो कितने का साइज हो गया? 200 माइक्रोमीटर। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, लर्न दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको क्या दिया जाएगा? 10 डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड 5 मिलीमीटर। आप उस 5 मिलीमीटर को क्या कर दोगे? बोलो, उस 5 मिलीमीटर को क्या कर दोगे? 5000 माइक्रोमीटर। फिर आपको कहेगा द नंबर ऑफ सेल ऑब्जर्व्ड वाज 25। तो डिवाइड किससे कर दोगे? अच्छा, नंबर ऑफ सेल दिए जाते 50 तो किससे डिवाइड करते? 50 से। नंबर ऑफ सेल दिए जाते 100 तो किससे डिवाइड करते? 100 से। नंबर ऑफ सेल दिए जाते 500 तो किससे डिवाइड करते? 500 से। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल। आगे चलें तो 25 सेल देखे गए, तो साइज ऑफ वन सेल कितना आ गया? 200 माइक्रोमीटर। आगे चले मेरे बच्चों, चलो आइए बच्चे, अब सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ सेल जब पढ़ेंगे, देखिए जी, सबसे पहले आपने पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला कंपोनेंट आ रहा है। देखो, जो भी सेल होगा ना बच्चे, सेल एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होगा। आप एक बात बताओ, अगर आपके पास बाजार में सामान लेने गए, आलू ले लिए, प्याज ले लिए, आम ले लिए, सेब ले लिए, नींबू ले लिए, वो आपको क्या कहता है? आप ऐसे पकड़ के तो ला नहीं पाओगे, गिर जाएंगे। तो आपको एक मेम्ब्रेन में डाल के दे देता, वो थैली में डाल देता, नहीं डाल देता, वो पतली सी थैली होती है जिसमें डाल के आप सारा कुछ ले आते हो। ऐसे सेल के अंदर तो बहुत कुछ है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, न जाने कितनी चीज़ें हैं। उनको समेटना है, तो उनको समेटने के लिए सेल को क्या चाहिए होती है? एक आउटर मेम्ब्रेन। क्या चाहिए होती है बच्चों? इस आउटर मेम्ब्रेन जो बड़ी पतली होती है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चे? इसी को ही देख के हम सेल की एक गिनती करते हैं। मतलब अगर मैंने सेल गिनने हैं तो मैं किसको देखूंगा? मैं
आउटर मेम्ब्रेन को देखो ना, ये एक आउटर मेम्ब्रेन, ये दूसरी आउटर मेम्ब्रेन, ये तीसरी आउटर मेम्ब्रेन, ये चौथी आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की इंडिविजुअलिटी किससे गिनी जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ही तो गिनोगे। तो आपसे पूछा सेल की इंडिविजुअलिटी कौन काउंट करता है, तो क्या नाम दोगे आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन से पता चलती है सेल की इंडिविजुअलिटी। और वो क्या करती है, सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स को बाउंड करके रखती है। पर एक बात बताओ, सेल तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में, आगे चल के पढ़ेंगे। तो क्या सेल के अंदर कोई भी अंदर जा सकता है या सेल के अंदर से कोई भी बाहर आ सकता है? नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, देखती है इसको एक्स को अंदर जाने दूं, चलो जाने दो, वाई को अंदर जाने दूं, कहती है ना भाई तेरी एंट्री नहीं है, तो नहीं जाएगा, एक्स जाएगा वाई नहीं जाएगा। और अंदर से मान लो कोई जेड कहता है मैं बाहर चला जाऊं, मेम्ब्रेन कहती है चला जा। क्यों कहता है मैं बाहर चला जाऊं, मेम्ब्रेन कहते हैं नहीं भाई तो अंदर है, तो वो बाहर मत निकल जाइयो। तो जैसे होता है ना, मॉनिटर होता है क्लास का, टीचर नहीं है तो क्या कर रहा होता है, किसी को बाहर जाने देता है, किसी को बाहर जाने नहीं देता, किसी को अंदर जाने देता है, किसी को अंदर जाने नहीं देता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या काम कर रही है, ये किसी को अंदर जाने दे रही है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रही, किसी को बाहर जाने दे रही है, किसी को बाहर जाने नहीं दे रही। तो यानी कि सिलेक्टिवली, मतलब आप कई बार क्लास टीचर को क्या कहते हो, मैम ये ना किसी को जाने दे रहा था बाहर, किसी को जाने नहीं दे रहा था, मैम किसी को परमिशन दे रहा था, किसी को परमिशन नहीं दे रहा था। तो हम क्या कहेंगे, वो सेलेक्टिव हो गया बड़ा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिवली परमेबल। परमेबल मतलब अंदर आना जाना, और उसके आगे सेलेक्टिवली लगा दो तो क्या हो जाएगा, अंदर आना जाना बड़ा सेलेक्टिव है, कोई आ जा सकता है, कोई आ जा सकता नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या होती है और इसकी सेलेक्टिवली परमेबिलिटी का मतलब क्या है, मार्क कर लें। आ जाओ बच्चों, मार्क करेंगे। द सेल मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी, मार्क करना शुरू कर देना। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड सेल। थिन बाउंड्री है ना, थिन, एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट, मतलब थिन बाउंड्री है जो सेल के चारों तरफ होती है और उसके अंदर के कंटेंट को क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। इट डिफाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल एंड इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। पूछेंगे वाई, क्वेश्चन मार्क डाल दो वाई, ठीक है जी। अब आंसर देखो, विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स, ठीक है जी। अब जैसे हमारी एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई की जो सेल होते हैं, आप देखो CO2 उसमें से बाहर निकलती है और O2 अंदर एंटर करती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ही तो होती है जो तय करती है कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाएगा भैया वो जो एल्वुलाई में CO2 और O2 की मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है, वो भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है, इज़न्ट इट। ये बात क्लियर हो गई, आगे चलें। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने वाला है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, what is its role and what is the meaning of selective permeable means। so role, इसका रोल दिया रहा, it surround the cell and protect its content, ये रोल लिख देना, ठीक है। आ जाओ भी, लो जी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करा रही है आपके एनसीईआरटी, देख लो, आओ इस एक्टिविटी को देखे जी। देखिए इस एक्टिविटी को देखिए, इस एक्टिविटी को मैं दूसरे पेज पे कराया था, छोड़ो इस पे। देखिए मान लो आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, एक और बीकर लिया, उसमें पानी के साथ आपने 20% सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया। 20% सॉल्ट का मतलब है पानी 100 ग्राम, सॉल्ट 100 ग्राम में 20 ग्राम डाल दिया, मतलब 20 ग्राम टोटल 100 ग्राम में डिसोल्व कर दिया, तो उसको 20% कहते हैं, राइट। आपने क्या किया, इन दोनों के अंदर आपने एक पोटैटो रखा,
लो जी, दोनों के अंदर क्या रख दिया जी, एक, और कुछ आवर्स बाद हमने उसको देखा। और देखते हैं कुछ घंटों बाद हमने क्या देखा। पहले तो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या देखा। पानी जिसमें था उसमें पोटैटो फूल चुका था, स्वेल कर चुका था। क्या कर चुका था? नमक जिसमें था या चीनी जिसमें थी, पोटैटो उसके अंदर श्रिंक कर चुका था। क्या कर चुका था? ये हमने ऑब्जर्व किया। यानी कि एक में पोटैटो स्वेल कर गया और एक में पोटैटो श्रिंक कर गया। देखो, श्रिंक और स्वेल पानी की मूवमेंट से किया होगा। पानी ही है जो मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, पानी जो है मेम्ब्रेन से बाहर आ सकता है। अब आप लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर पोटैटो फूल गया है तो पानी उसके अंदर गया होगा, तभी तो वो फूल गया होगा। तो इसमें वाटर जो है एंटर्स आउटसाइड या इनसाइड? इनसाइड द सेल, और वो स्वेल कर गया। अच्छा, इसमें पोटैटो बड़े से छोटा हो गया, यानी कि पानी इसमें से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। तो यानी कि यहाँ पे वाटर मूव्स आउटवर्ड्स, बाहर निकल गया मेरे बच्चों। तो एक में पानी बाहर चला गया और एक में पानी अंदर चला गया। पर ये जो मूवमेंट हुई होगी, तो एक सेल की, अगर ये एक सेल है, सेल से पानी या तो बाहर गया है या तो सेल से पानी अंदर आया। ये दो ही बातें हो सकती हैं बच्चों। पर ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करवा रही है ये मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको बच्चों? ऑस्मोसिस। जैसे एक बात बताओ, आप अपने घर में जब सैलड काटते हो, जैसे प्लेट पे सैलड पड़ी होती है, आप इस सैलड के ऊपर जब नमक छिड़क देते हो, ये नमक छिड़क दिया आपने, ये नमक छिड़क दिया, नमक नींबू छिड़क दिया, NaCl छिड़क दिया, तो बताओ थोड़ी देर बाद क्या होता है? सैलड का क्या होता है? जल्दी बताओ। सैलड श्रिंक हो जाती है, यानी कि सैलड सारा पानी क्या कर देती है? अपने अंदर से क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। तो सैलड क्या होगी? जल्दी बोलो। श्रिंक हो गई। इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस कहते हो, नहीं कहते हो? आप जब स्विमिंग पूल में ज़्यादा देर स्विमिंग करते रहो तो आपकी फिंगर्स यहाँ से श्रिंक कर जाती हैं, यानी कि पानी आपकी फिंगर टिप से और पैरों की फिंगर टिप से बाहर निकल गया और वो हिस्सा क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। श्रिंक। तो क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। आपने कभी रेजिन्स को, किशमिश को पानी में रखा हो तो रेजिन्स जो होती हैं फूल जाती हैं, इसका मतलब पानी अंदर एंटर कर गया। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या मूव कर रहा है? वाटर या सॉल्वेंट। किसके थ्रू कर रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पर कहाँ से कहाँ कर रहा है? आओ इसको देखते हैं, कहाँ से कहाँ कर रहा है। अब बताओ, इसके अंदर बाहर पानी ज़्यादा है तभी तो पानी अंदर गया, बोलो। और इसके अंदर बाहर पानी के साथ क्या था? कम, यानी कि बाहर पानी ज़्यादा था, बाहर पानी कम था। बाहर पानी कम था, सॉल्ट, और इसके इसमें पानी ही पानी था, बाहर सॉल्ट तो था ही नहीं। तो पानी हाई से कहाँ भाग गया? जहाँ पानी लो था। जरा इसमें देखना, पानी अंदर हाई था और बाहर पानी कम था। बाहर पानी कम क्यों था? क्योंकि बाहर पानी के साथ थोड़ा बहुत क्या पड़ा था? सॉल्ट। तो पानी कहाँ से कहाँ भागा? जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ से भागा। किस तरह भागा? जहाँ पानी कम था वहाँ भागा। तो इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। आओ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करते हैं। ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ किसकी? वाटर, यानी कि सॉल्वेंट। कहां से कहां? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? हाई कंसंट्रेशन? वाटर। टू कहां पे? लो कंसंट्रेशन। किसकी लो कंसंट्रेशन? ऑफ वाटर की।
किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या शब्द लिखना जरूरी है? ये शब्द सबसे जरूरी है। ये नहीं लिखा तो डेफिनेशन गलत मान ली जाएगी। और ऑस्मोसिस जो होता है, इट इज जनरली स्लो प्रोसेस। ये एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम लगता है बच्चों। एंड इट रिक्वायर अ सेमी एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली फॉर लिक्विड्स। ये किसके लिए देखा गया सिर्फ? पर जो डिफ्यूजन, आपने छोटी क्लासेस में डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन पता है क्या होता है? जैसे मैंने परफ्यूम को स्प्रे कर दिया, परफ्यूम को स्प्रे करूंगा तो क्या होगा? परफ्यूम के पार्टिकल्स की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। पर क्या मेरे और आपके दरमियान कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? नहीं। तो क्या डिफ्यूजन में पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह, हाई से लो पे जाने के लिए क्या कोई मेम्ब्रेन चाहिए होती है? नहीं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन पता क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो। पर उसमें क्या नहीं होती? विदाउट सेमी परमेबल। डिफ्यूजन स्लो होती है, फास्ट होती है? गैस करो। बड़ी फास्ट होती है, अभी स्प्रे करूंगा फैल जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन तो चाहिए नहीं, बहुत जल्दी खुशबू फैल जाएगी। और डिफ्यूजन गैसेस में भी हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है। पर ऑस्मोसिस सिर्फ किस में होती है? सिर्फ लिक्विड में होती है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? गैस करेगा कोई? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई भी भाग सकता है, इसमें मेम्ब्रेन तो होती नहीं। इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन विदाउट क्या? विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये स्लो होती है, फास्ट होती है? ये एक फास्ट प्रोसेस है। अच्छा, ये इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड, और ये किसके लिए था? सिर्फ गैसेस के लिए था। अच्छा बताना जरा, मान लो मैंने एक गरम गिलास लिया, पानी लिया, इस पानी में एक रूह अफ़ज़ा की बूंद डाल दी। आजकल रूह अफ़ज़ा पी रहे हो ना आप चलो इंक की ड्रॉप डाल दी। ये इंक की ड्रॉप क्या करेगी? पूरे पानी में थोड़ी देर में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो इंक हाई टू लो कंसंट्रेशन में फैल गई। क्या इंक को फैलने के लिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए थी? नहीं। ये डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन है। इसमें ऑस्मोसिस क्या? ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। तो अगर आप एक कलर्ड दाना लो, कोई भी चीज़ लो, पीस लो, उसको पानी में डालो, उसका रंग पूरे इसमें फैल जाता है। तो सॉलिड भी डिफ्यूज़ कर सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज़ कर सकता है और गैस भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। पर ऑस्मोसिस सिर्फ किस में देखा जाता है? तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क हो गया। आप घर जाएंगे, घर पे डिफरेंस लिखेंगे डिफ्यूजन का किसके साथ? पॉइंट 2, 3 लिख देना। पहले पॉइंट में क्या लिख देना? दोनों की डेफिनेशन। दूसरे में लिख देना डिफ्यूजन फास्ट है और ऑस्मोसिस स्लो है। डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और ये सिर्फ किस में होता है? केवल लिक्विड में होता है। प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेंगे आप? अरे बोलो। यस सर। तो कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विमल सर। वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लेना। 9811232145। बाय, टेक केयर।